हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए मैंने टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि भूगोल का है, कक्षा 12वीं का है। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी मैंने इसको बनाया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बुक पढ़ेंगे बहुत इजी हो जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी से है, जो मैंने आपको बता दिया है और उसी को हम आज क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है हमारा, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इसमें जो है जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे और इसको कैसे जो है वितरण किया जाता है वो सब हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक आंकड़ा उठाते हैं जो कि नोट में मैंने नोट डाउन में लिखा है, जो आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो 2011 की जनगणना है के अनुसार कितनी आबादी थी हमारी, 121 करोड़ की आबादी थी। जो आप ये डाटा देख सकते हैं, ये डाटा था हमारा 2011 का। तो हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है और पूरे भारत में ये जनगणना किया जाता है, जो कि इसका आंकड़ा पूरी तरह से देखा जाता है। सो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। सो पहले हम मतलब कि जनसंख्या पहले बार कब हुआ था और उसमें कितने लोग थे वो सब भी हम क्लियर कर लेंगे। तो सो पहले हम जो ये नोट डाउन कर रखे हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो मैंने आंकड़ा आपको बता दिया कि 2000 की जनगणना के अनुसार कितना आंकड़ा था, 121 करोड़ की आबादी थी, जो आप ये डाटा देख रहे हैं। सेकंड में ये जो पॉइंट कह रहा है, भारत में जनसंख्या, जो भारत है जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब कि जो हमारा जनसंख्या है वो चीन के बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है। मतलब आप जान लीजिए कितनी हमारी आबादी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिला दें तो भी हमारी जनसंख्या जो है अत्यधिक होंगी। फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं कि इससे हमारी क्या, अब देखिए अब जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होंगी, जैसे कि चाइना में है और भारत में सेकेंड नंबर पे हम आते हैं जनसंख्या के आंकड़ों में। तो जनसंख्या अत्यधिक रूप से होंगी तो इससे हमारे जो भी सीमित हैं संसाधन उस पर क्या होगा, दबाव बनेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। पानी जो है हमारा नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से मिला है, उसकी कितनी कमी किल्लत होती जा रही है। पेट्रोल हो गया और यहाँ तक कि तो अब तो यहाँ पे भूमि की भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं कि जनसंख्या के घनत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि अब यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो जनसंख्या जितना बढ़ता जाएगा हमारे जितने भी संसाधन हैं, सीमित संसाधन जो हैं, वो क्या होगा, दबाव बनेगा। किस रूप से, देख लीजिए हमारे इसमें हमारे सीमित संसाधनों, जो भी हमारे पेट्रोल डीजल जो भी प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है जनसंख्या। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ज्यादा लोग यूज करेंगे और जो लिमिटेड जो सोर्सेस है उस पर क्या होगी, दबाव डालती है ये। और देश में अनेक आर्थिक सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कि आर्थिक रूप से भी ये दबाव पड़ता है। मतलब कि किससे, आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से कैसे होता है, जैसे कि लोग ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है क्योंकि काम लिमिटेड है और बहुत से जो है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें जो है जनसंख्या में क्या करती है, अत्यधिक रूप से दबाव डालती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। भारत में जनसंख्या हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तो भी हमारी जनसंख्या अत्यधिक रूप से होती है। और जितने भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उस पर क्या है, दबाव डालती है ये जनसंख्या का भार। और इससे क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या का वितरण कैसे होता है ये समझते हैं। तो देखिए पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी, 1872 में। फर्स्ट बार जो है जनगणना कब हुई थी, 1872 में, 1872 में। लेकिन भारत में पहली संपूर्ण जनगणना मतलब पूर्ण रूप से जो है 1881 जो है 1881 में मानी जाती है। 1872 में तो हुई थी लेकिन संपूर्ण रूप से जो है 1881 में हुई थी। नोट डाउन है कि
1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई जिसमें भारत में रहने वाले सभी लोग शामिल थे। मतलब कि 1872 में हुआ, उस समय जो है संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया था क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे भारत में नहीं थे, विदेशों में थे। और 1881 में क्या कह रहे हैं कि पहली बार संपूर्ण रूप से जनगणना हुई जिसमें भारत में रहने वाले सभी लोग शामिल थे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है, 1881 के बाद हर 10 साल बाद क्या होता है, जनगणना जो है पूरा हर 10 साल बाद शुरू हो जाता है। मतलब 1881 से लेके अब शुरुआत हो गई यहाँ से, और ये हर 10 साल बाद अब ये जनगणना होती रहती है। जैसे कि आपको एक दो मैं बता देता हूँ, 1881 के बाद कब होगी, 1891 में, है ना, फिर 2001 में, फिर कब हुआ था 2011 में, अब कब होगा 2021 में। तो ऐसे ही हर 10 वर्ष में ये चलता रहेगा अब ये जनगणना। और ये अभी जो हमने आपको बताया था 2011 की जनगणना, वो कितनी जनसंख्या थी, 121 करोड़। तो ये आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा। रिकॉल कर लेते हैं फिर से एक बार जल्दी से। तो जनसंख्या का वितरण कैसे हुआ, 1872 में पहली बार हुआ, लेकिन संपूर्ण रूप से कब हुआ, 1881 में। बहुत ईजी है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, बुक पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या हम नोट डाउन कर रहे हैं कि 1821 में पहली बार जब हुआ, जब पूरे भारत के लोग यहाँ पे शामिल थे। और ये 1881 के बाद हर 10 साल बाद ये जनगणना शुरू होती चलती रहेगी। और मैंने ये आपको डाटा बता दिया, 1881 के बाद हर 10 वर्ष में 1891, 2001, 2011 और 2021 में अब फिर से हमारी जनगणना होगी। तो ये आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या का वितरण का अर्थ समझ लेते हैं हम क्या होता है। तो किसी क्षेत्र पर लोगों का फैलाव, मतलब किसी भी क्षेत्र पर लोगों का जो फैलाव होता है ना, उस जनसंख्या को वितरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि किसी क्षेत्र पर लोगों का फैलाव जो होता है उसको जनसंख्या वितरण कहलाता है। जैसे कि आप देख लेंगे किसी एक जगह क्षेत्र को मान लीजिए, वहां पे जितनी भी जनसंख्या है उसको ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि हम जो है अब इसको कैसे बांटते हैं। तो इसको हम दो तरह से बांटेंगे जनसंख्या वितरण को। तो एक तो भौतिक रूप से और एक आर्थिक रूप से। ठीक है, भौतिक और आर्थिक रूप से कैसे। तो भौतिक जो है भूमि से जुड़ा हुआ है, तो हमें भूमि से क्या क्या मिलता है, जल भौतिक है ना, ये वायु हो गया, भू आकृति कैसी होती है। सेकंड, आर्थिक कारक क्या क्या होता है, तो औद्योगिकरण होता है, जो कि कृषि मतलब कि जहाँ पे फैक्ट्रियां होती है, नगरीकरण, इस सब को हम डिटेल से समझेंगे क्या क्या होता है, नगरीकरण क्या होता है, और खनिज जो खुदाई से हमें मिलता है। तो इसको हम सबको क्लियर करेंगे। मैंने आपको दो तरह से, तो भौतिक और आर्थिक रूप से, भौतिक में जल वायु भू आकृति, और आर्थिक में क्या है, औद्योगिकरण, नगरीकरण और क्या है, खनिज। तो इसी को हम डिफरेंसेस में हम समझेंगे। तो क्या दे रखा है, जल और वायु। जलवायु को हम समझ लेते हैं। तो जल और जलवायु में क्या फर्क है, तो जल क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है ना। इंसान के लिए क्या जरूरत है, पानी जरूरत है, जल की जरूरत होती है, क्योंकि जल हमारे शरीर तथा हमारे रोज के कार्यों के लिए जरूरी होता है। सो मैंने आपको बताया कि जल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या क्या करता है, शरीर के लिए भी यूज होता है और हमारे रोज के कार्यों के लिए भी होता है। एग्जाम्पल के जैसे कि हम रोज नहाते हैं, उसको हम कपड़े धोना, और कृषि के लिए भी बहुत जरूरी होता है जल। सेकंड पॉइंट को समझते हैं, क्या कह रहे हैं, जलवायु। जलवायु क्या होता है, जो कि रोज बदलता है। मतलब कि जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर उन्हीं स्थानों पर रहेंगे जहां पर जलवायु परिवर्तन नहीं होता है ज्यादातर। जैसे कि ज्यादा बारिश का ना होना, ज्यादा जहां बारिश होगी वहां पे लोग रहेंगे कैसे, है ना, वहां पे खेती कैसे करेंगे, तो वैसे ही प्रभावित करता है। तो क्या बोल रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो जलवायु जहां पे ज्यादा बदलती रहती है वहां पे लोग ज्यादातर नहीं रहेंगे, और जहां पर क्या है, जलवायु परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे रेगिस्तान में लोग रहते नहीं है, आपको पता होगा वहां पानी नहीं है, खेती करने लायक खेत नहीं है, और वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है वहां पे। और
मैदानों में अधिक जनसंख्या रहती है, आपको पता ही है जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे अत्यधिक रूप से लोग रहते हैं। तो ये आपको 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एक भौतिक कारक जिसमें जल, वायु और क्या आता है भू आकृति कैसे होगी, ये सब आपको डिफरेंस में हम क्लियर करवा देंगे। सेकंड में आर्थिक रूप से कैसे कारक आर्थिक रूप क्या होता है, तो औद्योगिकरण, नगरीकरण और खनिज होता है। तो हमने जल और जलवायु को समझ लिया। जल हमारे शरीर के लिए और रोज के कार्यों के लिए जरूरी होता है, और जलवायु जहाँ ज़्यादा परिवर्तन होता है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में, और जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। हमने इससे पहले भौतिक और क्या क्या कर लिया था, जलवायु और जल को कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है भू आकृति क्या होता है। तो भू की कैसे आकृति है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कहाँ पे ज्यादातर लोग रहेंगे आपको भी पता होगा। जहाँ पे समतल होगा वहीं पे रहता है। तो एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी जगह की भू आकृति जनसंख्या को रहने के लिए प्रभावित करती है, क्योंकि लोग टेढ़ी मेढ़ी तथा पहाड़ी जगहों की बजाय समतल जगहों पर सड़क का निर्माण आसान होता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों पे रोडों को, सड़कों को बनाने में बहुत मुश्किल आती है, कठिनाई आती है, और समतल क्षेत्र में ज्यादातर मुश्किलें नहीं आती और वहां पे आसानी से सड़क या भवन निर्माण को आसानी मिल जाता है। सो ये आपको भू आकृति पता ही चल गया होगा। उसी से समझ में आ जाता है भू की आकृति कैसे होती है। जहाँ पे समतल होगा, मैदानी क्षेत्र जहाँ होगा वहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी। सेकेंड पॉइंट पे हम बता रहे हैं मृदा। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। अब मृदा जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि लोग उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छी खेती होगी। अब देखिए जो किसान होगा, अब जो किसान है खेती करके वहां पे अपना क्या करेगा, जीवन यापन करेगा। तो जहाँ पे ज्यादातर अत्यधिक रूप से अच्छा उपजाऊ मिट्टी होगा वहीं पे लोग ज्यादा जनसंख्या मिलेंगे हमें। तो ये पॉइंट जो है बहुत इजी है, तो आपको बेसिकली आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने भू आकृति को पढ़ा और मृदा को पढ़ा। तो आपको ये इजी हो गया होगा कि भू आकृति क्या होता है, जो आकृति को दर्शाता है, मतलब कि जहाँ पर ज्यादा समतल होगा, मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक होगी, और मृदा जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे खेती अच्छी होती है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आर्थिक कारक है। इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने भौतिक कारक पढ़ लिया, जलवायु और भू आकृति। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक कारक क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण मतलब कि औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे कि आप सिंपल समझे, क्योंकि औद्योगिकरण से उद्योगों मतलब कि जो भी फैक्ट्रीज होती हैं उनकी स्थापना होती है, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि बाहर से बहुत सारे जो औद्योगिकरण मतलब कि जो कंपनियां होती है औद्योगिक, वो यहाँ पे आती है और ये उद्योगों की स्थापना होती है, और उसमें लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, उपलब्ध होते हैं, और लोग काम की तलाश में फिर कहाँ पे आते हैं, शहर में आते हैं, और उनको क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, और अपना जीवन यापन वो आसानी से चला सकते हैं। सेकंड है नगरीकरण, या इसको शहरीकरण भी कहते हैं, जो हमने लिखा था आर्थिक कारक में नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या होता है, इसको शहरीकरण भी कहते हैं। लोग ज्यादातर शहर में रहना पसंद क्यों करते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होता है, शिक्षा अच्छा होता है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो इसलिए वो कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ आ जाते हैं, वो नगरी में मतलब शहर में आ जाते हैं, शहर इलाके में आ जाते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि आर्थिक कारक के लिए आता है। आर्थिक मतलब पैसे से जुड़ा होता है, उसी के लिए वो आते हैं। तो पहले हमने देखा कि कारखाना खुलेगा, कारखाना में क्या स्थापना होगी, उद्योगों की, वहां पे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और फिर वो यहाँ से कहाँ आएंगे, शहर में आएंगे। तो शहर में लोगों को क्यों रहना पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पे यातायात आसानी से, बस ट्रैवल, ट्रेन आसानी से मिल जाता है, शिक्षा अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, हेल्थ के लिए कहीं पे भी आपको आसपास मिल जाएगा गवर्नमेंट टाइप से। तो ये नगरीकरण में इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये आपको सेकंड पॉइंट पसंद मतलब समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट जो है खनिज।
खनिज क्या होता है? जो हम खोद कर निकालते हैं जमीन से, जैसे कि कोयला हो गया। तो इसको हम डिफरेंस में समझते हैं। डिफाइन क्या है? जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाएंगे वहां लोग ज्यादातर आकर्षित होते हैं, क्योंकि खनिज ज्यादा होते हैं तो खुदाई वहां पे ज्यादा होंगे और वहां पे लोगों को काम मिलेगा। तो लोग यहाँ पे काम की तलाश में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज जो पदार्थ होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। तो हमने आर्थिक कारक में क्या क्या पढ़ा? औद्योगिकरण, कारखाने से जुड़ा हुआ है। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण में क्यों रहते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात का साधन अच्छा होता है। थर्ड में हमने पढ़ा खनिज। तो खनिज क्या होता है? जहाँ पे ज्यादा खुदाई होगी वहां पे ज्यादा लोग आएंगे काम की तलाश में। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। आप बुक पढ़ेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है इसमें, इसको मैंने सिंपल टाइप में दे दिया है। ये आर्थिक कारक में आपसे पूछ सकता है। सो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व को हम समझते हैं तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की जितनी भी संख्या होती है, जनसंख्या, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है भारत की जनसंख्या का घनत्व। 382, ये आप याद कर सकते हैं। 382 जो है ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, जनसंख्या घनत्व 1 नंबर में हमेशा आता है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुछ हम डाटा लेके रखे हैं, उसको मैं आपको क्लियर करा देता हूं। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ये आप पॉइंट याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कहां पे है? बिहार में जनसंख्या घनत्व वाला। सबसे कम वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ओके। नेक्स्ट जो है मध्यम जनसंख्या वाला जो राज्य है, कौन कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम और मध्यम वर्ग वाला। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद करना पड़ेगा। बहुत इजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। तो जनसंख्या के वृद्धि अवस्थाएं, मतलब कि जनसंख्या जो बढ़ी, उनकी जो 4 जो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, मतलब कि 4 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। वो किस किस टाइम पीरियड से, वो आपको मैं क्लियर करा दूंगा। आप डेट वाइज याद रख सकते हैं। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। किसको? क्या है? जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। तो पहला है 1901 से लेके 21 तक, दूसरा 1921 से लेके 51 तक, तीसरा जो है 1951 से लेके 81 तक, और चौथा जो है लास्ट 19 से 81 से अब तक चलता जा रहा है। तो ये 4 जो अवस्थाएं आपको याद रखना पड़ेगा और कैसी हमारी जनसंख्या बढ़ी, किस टाइम पीरियड से, वो सब इसमें आसानी से है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको पहली अवस्था। तो पहली अवस्था जो है, क्या डेट है इसका? 1901 से लेके 21 तक है। 1901 से लेके 1921 तक। इसमें क्या से जनसंख्या वृद्धि हुई? तो देखिए आपको पॉइंट में समझ में आ जाएगा। इसे जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था कहते हैं। मतलब इसमें ज्यादातर जनसंख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि इस समय वृद्धि बहुत कम हो रही थी। 1901 की जो बात कर रहे हैं, 1901 में, उस समय जनसंख्या वृद्धि ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी, स्थिर थी। और इस समय वृद्धि कम हो रही थी। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य तथा शिक्षाएं सेवाएं खराब थी, इसलिए जनसंख्या बढ़ या घट रही थी। मतलब वहाँ पे शिक्षाएं और स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा था? जनसंख्या जो थी बढ़ या घट रही थी। तो ये पहली अवस्था आप आसानी से याद कर सकते हैं। सेकेंड अवस्था जो है 1921 से लेके 51 तक था। तो इसमें क्या हुआ? इसे जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है।
सेकेंड पॉइंट बोल रहा है क्योंकि इस काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अब सुधार आ रहा था, धीरे धीरे जो है हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा होते जा रहा था और मृत्यु दर कम होते जा रहा था। ठीक है, मृत्यु दर कम होता जा रहा था। तो ये सेकेंड अवस्था क्या है, ये स्तर था और इसमें स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो गई थी और मृत्यु दर जो है कम होती जा रही थी। थर्ड अवस्था पे चलते हैं तो तीसरी अवस्था 1951 से लेकर 81 तक चला था। इस काल को जनसंख्या का विस्फोटक के रूप में माना जाता है। इस समय जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी, देखिए। और इस काल में मृत्यु दर कम हुई, मतलब कि मृत्यु दर तो कम हो रही थी क्योंकि अब हेल्थ सिस्टम ठीक हो गया था, मृत्यु दर कम हो रही थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और जन्म दर जो है बढ़ी, मृत्यु दर कम होती गई और जन्म दर बढ़ता जा रहा था। और देखिए कुछ पॉइंट जो है इसको याद रखना पड़ेगा आपको। नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बती, यहाँ पे शरणार्थी जो होते थे, जो दूसरे देशों से हमारे जैसे कि कहाँ से आए थे, नेपाल से आ रहे थे, बांग्लादेश, तिब्बती, ये लोग हमारे भारत में आकर इन्होंने भी जनसंख्या बढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम कर दी। तो ये इससे भी हमारा जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आपको पता है, आपने पॉइंट पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान होता है और हमारे संसाधन जो लिमिटेशन है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको तीसरी कैटेगरी समझ में आ गया होगा। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ अवस्था क्या बता रहा है, 1981 से लेके अब तक ये चलता जा रहा है। तो 1981 के बाद से जन्म दर में कमी आने लगी। अब मतलब धीरे धीरे अब वो समझने लग गए भाई 1981 के बाद अब सारी चीजें जो थी अब कृषि के ऊपर तो सब निर्भर नहीं हो रहे थे, क्योंकि अब जो है अब दूसरे रोजगार में जा रहे थे। अब उनको पता भी चल रहा था कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने से हमें ही नुकसान है, हमारे संसाधनों को ही नुकसान है, आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों ही होते हैं। तो 1981 में जन्म दर क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, कमी आई। मुख्य श्रमिक जो होते हैं, अब देखिए मुख्य श्रमिक, क्योंकि अब रोजगार कम होता जा रहा था, जनसंख्या जितनी बढ़ते जाएगी रोजगार कम होते जा रहा था। तो अब क्या है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब रोजगार था ही नहीं। तो इस अवस्था में क्या हो रहा था, मुख्य श्रमिक वे श्रमिक जो कम से कम 180 दिन काम करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, जो मुख्य श्रमिक होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो बोल रहा है सीमांत श्रमिक कौन होते हैं, वह श्रमिक होते हैं जो 183 दिन से भी कम काम करते हैं। तो ये चार अवस्थाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ये। और ये चार अवस्थाएं डेट वाइज आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इजी है। आप एक बार रीड कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। आपको अवस्थाएं पता ही चल गई जो बहुत इंपॉर्टेंट था और आसानी से मैंने उसको क्लियर कर दिया था, और उसको आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार रीड कर लेंगे। तो अब है हमारा लास्ट वाला पॉइंट जो उसको हम क्लियर कर लेते हैं और लास्ट एंड करते हैं। तो निम्न वृद्धि दर वाले राज्य और उच्च वृद्धि दर वाले राज्य आपको याद करना पड़ेगा। तो निम्न वृद्धि दर मतलब जहाँ पे कम वृद्धि दर होती है जनसंख्या, उसको कौन कौन सी है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उच्च वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, ज्यादातर कहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये दो पॉइंट आपको याद करना है। पॉइंट आ सकता है एक नंबर में उच्च वृद्धि दर वाले और निम्न वृद्धि दर वाले, और ये पॉइंट बहुत आसान है और आपको थोड़ा सा लिख कर नोट्स बनाकर आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है और मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो आपको मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा वीडियो लगे, और अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी 12th क्लास में हैं। और नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर जो है मैं अब बनाने वाला हूँ लेसन नंबर 2, और उसको मैं क्लियर करूँगा। तो आपको कैसे वीडियो लगा मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।